नमस्कार दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सीरीज में हमने पिछली वीडियो में देखा कि प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य किसे कहते हैं। सेक्शन 57 भारतीय साक्ष्य अधिनियम जो सेक्शन 62 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन थी। तो उसके अंदर पहली वीडियो में हमने देखा था कि पुराना कंटेंट क्या कहता था और उसमें 4 नए एक्सप्लेनेशंस ऐड किए गए थे। वो 4 एक्सप्लेनेशंस क्या कहते हैं उनके बारे में हमने डिटेल से देख लिया था, उनके एग्जांपल्स हमने देख लिए थे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने उन वीडियोस को अच्छे से देखा होगा और रिलेवेंट पॉइंट्स को आपने नोट किया होगा। दोस्तों, स्पेशली मैं उन लोगों के लिए कहना चाहता हूं जिन लोगों ने अभी-अभी लॉ में अपना करियर शुरू किया है। अगर वो लोग कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखते रहेंगे तो मैं प्रॉमिस करता हूं आप लोगों से और स्पेशली ऐसे लोगों से जो कंटिन्यू मेरी वीडियोस को देखेंगे कि एक दिन वो किसी भी जुडिशरी के एग्जाम को बहुत आसानी से पास कर जाएंगे, बशर्ते कि हर सब्जेक्ट का एक मोटा रजिस्टर जैसा मैं कहता हूं वो आप बनाएंगे, डे 1 से बनाएंगे, सारी वीडियोस देखेंगे और मटेरियल फैक्ट्स को उन नोट करते हुए चले जाएंगे। आगे बढ़ूं मैं आज की वीडियो में सेक्शन नंबर 58 सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य। एक व्यूअर का कमेंट आया था कि सर सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य पर मैंने बहुत सारी वीडियो सर्च करी लेकिन कहीं भी अच्छा कंटेंट नहीं है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस पर एक डिटेल वीडियो बना दीजिए। तो आज वो बारी आ गई है दोस्तों। भारतीय साक्ष्य अधिनियम की सेक्शन 58 आज हम देखेंगे और इस सेक्शन पर हम लोग जाएं तो उससे पहले मैं आपको छोटा सा एक क्लासिफिकेशन वर्गीकरण करके दिखाऊंगा कि डॉक्यूमेंट से रिलेटेड बातें जो हो रही हैं कितनी सारी हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन मैं बार-बार आपसे हर वीडियो में कहता हूं कि आपको जरूर आनी चाहिए। तो आप डॉक्यूमेंट की वीडियो को देख लीजिए और उसके अंदर यूज हुए हर एक वर्ड पर आपकी कंसंट्रेशन जानी चाहिए, अटेंशन जानी चाहिए। तो थोड़ा सा कंपैरिजन एक मैं ये दिखाना चाहूंगा कि जब इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 था और अब जब ये भारतीय साक्ष्य अधिनियम बना 2023, तो देखिए यहाँ पर जब जब डॉक्यूमेंट की बात आएगी तो दो तरीके के प्रोविजंस आपको देखने को मिलेंगे कि एक तो डॉक्यूमेंट के कंटेंट का प्रूफ देना है, दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करना है, और दूसरा होता है कि उसके एग्जीक्यूशन का प्रूफ देना है, उसके निष्पादन को साबित करना है। दोनों बातें अलग अलग होती हैं। किसी भी डॉक्यूमेंट में हो सकता है केवल और केवल कंटेंट लिखे हो, अंतर वस्तु लिखी हो और निष्पादन नहीं हुआ हो। उस डॉक्यूमेंट का निष्पादन का मतलब होता है कि जहां पर किसी डॉक्यूमेंट पर किसी व्यक्ति के हस्ताक्षर सिग्नेचर्स की आवश्यकता होती है और जब वो व्यक्ति उस डॉक्यूमेंट पर अपने सिग्नेचर कर देगा तब कहेंगे कि वो डॉक्यूमेंट निष्पादित हो गया है, एग्जीक्यूट हो गया है। तो मैं बार-बार मैंने जब सेक्शन 57 पढ़ाई थी तो उसके जो एक्सप्लेनेशन 1 एंड 2 में एग्जीक्यूटेड वर्ड लिखा था, निष्पादन वर्ड लिखा था और इंटेंशनली आपको प्रेशराइज किया था कि आप इस एग्जीक्यूटेड वर्ड पर थोड़ा ध्यान देंगे। और एक्सप्लेनेशन नंबर 3 में वहां डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूटेड नहीं था, वहां डॉक्यूमेंट मेड था, डॉक्यूमेंट बनाया गया। तो जब डॉक्यूमेंट बनाया गया तो तब बात आती है वहां पर कंटेंट्स की, और जब डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया तब बात आती है सिग्नेचर्स की। तो डॉक्यूमेंट का निष्पादन और उसके अंतर वस्तु दोनों में अंतर है। दोनों को प्रूव करने का, दोनों को साबित करने का तरीका भी अलग अलग दिया गया है। जब डॉक्यूमेंट के कंटेंट्स को प्रूव करने की बात आएगी तो भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 में बताई गई थी, सेक्शन 61 से लेकर सेक्शन 66 तक बात की गई थी कि किसी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने का तरीका क्या होगा। और इसमें 2 सेक्शन एक्स्ट्रा थी, 65 कैपिटल ए एंड 65 कैपिटल बी। ये टोटल मिलाकर 8 सेक्शंस थी। तो ये 8 सेक्शंस थी किस बात के लिए? दस्तावेज की अंतर वस्तु को साबित करने के लिए इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में। और जब डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन को प्रूव करने की बात आती है 1872 वाले में ही, तो इसके आगे की 9 सेक्शंस हैं, 9 सेक्शन, सेक्शन 67 से लेकर सेक्शन 73 तक। सेक्शन 74 आप लोगों को जरूर याद होगी, जहां पर पब्लिक डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन दी गई। उससे पहले पहले की सेक्शंस हैं और 9 सेक्शंस हैं जो किसके बारे में बात करती हैं? प्रूफ
ऑफ एग्जीक्यूशन, निष्पादन को किस तरीके से साबित किया जाएगा। इन्हीं सेक्शन को जब आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम में देखेंगे तो जो सेक्शन 61 से लेकर 66 तक थी, अब वो सेक्शन 56 से लेकर 64 हो गई बीएसए में, और ये भी टोटल 8 सेक्शंस हैं। और जब डॉक्यूमेंट के एग्जीक्यूशन की बात आती है, निष्पादन की बात आती है, तो सेक्शन 65 से लेकर 73 है, यहाँ पर 9 सेक्शंस हैं। तो ये कंपैरिजन आप लोग याद रखिए, कंपैरिजन पर भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो सेक्शंस कहां से कहां तक कंटेंट की बात करती है, कहां से कहां तक एग्जीक्यूशन की बात करती है। तो इसके आगे पब्लिक डॉक्यूमेंट्स की बात होती है, वो भी कहीं ना कहीं डॉक्यूमेंट्स हैं, और भी बहुत सारी सेक्शंस हैं जो डॉक्यूमेंट की बात करती हैं। इसलिए डॉक्यूमेंट को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बताया था नियरली 200 टाइम्स डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ है पूरे भारतीय साक्ष्य अधिनियम में, तो इसलिए डॉक्यूमेंट को आप अच्छे से समझ लीजिए। देखिए, जब जब डॉक्यूमेंट की बात होगी तो हम लोगों को समझ ही नहीं आता कि डॉक्यूमेंट की जब दस्तावेज की बात हो रही है तो क्या क्या बातें हमारे माइंड में आनी चाहिए। तो जब जब दस्तावेज की बात होगी तो एग्जिस्टेंस ऑफ डॉक्यूमेंट, जैसे हिंदी में बोलेंगे दस्तावेज का अस्तित्व, इसमें कहीं ना कहीं एग्जीक्यूशन भी शामिल है। अस्तित्व का मतलब केवल केवल एग्जीक्यूशन नहीं, निष्पादन नहीं, लेकिन हाँ, अस्तित्व में निष्पादन शामिल है, एग्जीक्यूशन शामिल है। तो एक बात जब भी डॉक्यूमेंट की उठे, दस्तावेज की उठे, तो आपके माइंड में आना चाहिए उसका एग्जिस्टेंस भी प्रूव करना होगा। नंबर 2, कंडीशन ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की दशा। और तीसरा पॉइंट है कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की अंतर वस्तु। इसके बारे में भी हमारे माइंड में क्वेश्चन उठना चाहिए। तो ये 3-4 बातें हैं जो आपके माइंड में डॉक्यूमेंट शब्द सुनते ही, दस्तावेज शब्द सुनते ही, ये चारों बातें आपके माइंड में एकदम फ्लैश की तरह निकलकर आनी चाहिए। तो जब भी आप भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ेंगे तो वहां पर इन शब्दों का आपने ध्यान देना है कि कहां पर एग्जिस्टेंस वर्ड यूज हुआ, कहां पर कंटेंट वर्ड यूज हुआ, कहां पर डॉक्यूमेंट वर्ड यूज हुआ, कहां पर कंडीशन वर्ड यूज हुआ है। तो इन सब का ध्यान रखेंगे तो आपकी इंटरप्रिटेशन आसान होती चली जाएगी, आपको बहुत आसानी से चीजें डिफरेंशिएट करनी आ जाएंगी। तो अब देखिए, मैं आगे आपको ये दिखाना चाहता हूं कि जब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट की बात हुई, अभी इतनी सारी बातों में से किसकी बात कर रहा हूं, केवल कंटेंट की। जब कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज के अंतर वस्तु की जब बात होती है, तो सेक्शन 56 भारतीय साक्ष्य अधिनियम, सेक्शन 61 इंडियन एविडेंस एक्ट, ये कहती है कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट्स मे बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस और बाय सेकेंडरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य या द्वितीयक साक्ष्य से। तो जब बात आती है प्राथमिक साक्ष्य क्या होगा, अब हमें यह भी जानना पड़ेगा, तो उसकी डेफिनेशन सेक्शन 57 में, यानी 62 इंडियन एविडेंस एक्ट। और जब सेकेंडरी एविडेंस की डेफिनेशन की बात आती है तो वो सेक्शन 58 बीएसए करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 63 इंडियन एविडेंस एक्ट में। तो यहां तक हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। आज बारी है इस सेक्शन की, सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य की। अभी यहां पर जब हमने सेक्शन 59 पढ़ी, सेक्शन 59 बीएसए करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 64, सेक्शन 56 में क्या वर्ड्स यूज हुए थे, कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट may be proved by primary or secondary evidence, but now in section 59 corresponding to section 64 the word is only document, dastavej, and in place of may is shall here. The document shall be proved by primary evidence except some cases hereinafter mentioned. It means यहां पर दोनों बातें कह दी और सेल भी लगा दिया, कहा कि डॉक्यूमेंट को सेल प्रूव, यानी डॉक्यूमेंट को प्राइमरी एविडेंस, प्राथमिक साक्ष्य से ही प्रूव किया जाएगा। और साथ में यह भी कह दिया सेकेंडरी एविडेंस से भी कर देना कुछ मैटर्स में। तो इसका मीनिंग तो ये निकल कर आ रहा है कि भैया कहीं ना कहीं यहां पर यह भी कहा जा रहा है कि डॉक्यूमेंट को दोनों टाइप की एविडेंस से प्रूव कर देना, बट सेल वर्ड यूज किया और पहले कहा है कि सेल बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी एविडेंस। इट मींस दिस इज द बेस्ट एविडेंस रूल। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि डॉक्यूमेंट्री एविडेंस के मामले में बेस्ट एविडेंस रूल कहां लिखा है,
तो सेक्शन है 64 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू सेक्शन 59 भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। ये कभी कभी पूछ लिया जाता है। सबसे अच्छा नियम साक्ष्य देने का कौन सा है कि आपको जहां तक हो सकता हो, जब तक हो सकता हो, तब तक आपको प्राइमरी एविडेंस प्राथमिक साक्ष्य ही डॉक्यूमेंट के लिए देना होगा। क्योंकि डॉक्यूमेंट क्या होता है, डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी और प्राथमिक साक्ष्य की डेफिनेशन जब आपने पढ़ी, दोनों को आप देखें तो डॉक्यूमेंट इटसेल्फ, मूल प्रतिलिपि। तो बेस्ट एविडेंस रूल आपको पता होना चाहिए, कहां लिखा है, सेक्शन 59 BSA। तो आज ये हम प्राइमरी एविडेंस ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि ये क्या क्या होंगी और क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक प्राइमरी एविडेंस होंगी, वो भी हम लोग पढ़ चुके हैं। आज की सेक्शन में बात करेंगे सेकेंडरी एविडेंस, द्वितीयक साक्ष्य। और इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की बात करें तो यही दी गई थी परिभाषा सेक्शन 63 में, और जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 की बात करते हैं तो यही परिभाषा अब दी गई है सेक्शन 58 में। सेक्शन 58 से आपको क्या बातें याद रख सकती हैं, क्या कनेक्शन, क्या ट्रिक आप बना सकते हैं। देखिए सेक्शन 58 आज की डेट में जब आप देखेंगे तो टोटल यहां पर आज की डेट में भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करेंगे तो 8 क्लॉज दी गई हैं। टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस इन भारतीय साक्ष्य अधिनियम आर 8। नाउ इन पहले 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 मतलब पहले एक्ट मतलब इंडियन एविडेंस एक्ट में टोटल नंबर ऑफ क्लॉजेस कितनी थी, 5। तो सेकेंडरी एविडेंस को आप इस तरीके से भी याद रख सकते हैं कंपैरिजन भी कि पुराने एक्ट में 5 क्लॉज थी, नए एक्ट में 8 क्लॉज हैं। इट मींस 3 क्लॉज ऐसी हैं जिनको न्यूली एडेड किया गया है। तो क्या लिखी गई सेक्शन 58 में डेफिनेशन, तो डेफिनेशन हिंदी और इंग्लिश देखिए दोनों में पढ़ेंगे। कहा कि सेकेंडरी एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, ये ओपनिंग सेंटेंसेस हैं लेकिन मैंने यहां पर मीन्स एंड को काट दिया, व्हाइट कलर में लिखा और फिर इसको मैंने काट दिया। इसका मतलब ये है कि जब ये 1872 में वर्ड्स लिखे गए थे तो इसी तरीके से लिखे गए थे कि एविडेंस मीन्स एंड इंक्लूड्स, बट अब नए लॉ में यहां से मीन्स एंड को काट दिया और अब रह गया है एविडेंस इंक्लूड्स ओनली। तो अभी जब आप इन वर्ड्स को देखेंगे मीन्स एंड इंक्लूड्स दोनों को जहां जहां लिखा पाते हैं तो इसका मीनिंग यही निकलता है कि ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है, कंप्लीट है। यहां पर जितनी भी बातें दी गई कोर्ट इंटरप्रिटेशंस करते समय इसमें ना तो कुछ ऐड कर सकते हैं और ना ही कुछ यहां से हटा सकते हैं, बट डिफरेंट डिफरेंट व्यूज आ रहे थे अलग अलग कोर्ट्स के, हाई कोर्ट्स के। तो नए लॉ में लेजिस्लेचर ने क्या किया, इस मीन्स एंड एंड को हटा दिया और अब केवल रह गए एविडेंस इंक्लूड्स। और अगर आपसे अब कोई पूछे कि ये डेफिनेशन अब कैसी डेफिनेशन है, तो आज नए लॉ में ये डेफिनेशन इंक्लूसिव डेफिनेशन है, ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन आज की डेट में नहीं। तो पहली बात तो पहली लाइन से आपको ये समझ में आया कि द्वितीयक साक्ष्य के अंतर्गत आते हैं क्या क्या बातें आती हैं। टोटल आज की डेट में 8 बातें लिखी गई हैं, 3 नई ऐड की गई, 5 पुरानी ही बोरो कर ली गई हैं। उनमें 5 जो बातें हैं उनमें कोई भी चेंज नहीं है, चेंज केवल नई 3 बातों में है जो अलग से ऐड की गई है। तो वन बाय वन सारी बातों को पहले हम देख लेते हैं कि उनके अंदर क्या क्या बातें लिखी, और जहां जहां जरूरत होगी जिस शब्द को समझाने की वहां मैं उस शब्द को समझाऊंगा। देखिए पहली क्लॉज कहती है द्वितीयक साक्ष्य के बारे में, सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड। भैया एक एक वर्ड पर आपको कंसंट्रेट करना होगा, एक एक वर्ड पर कह रहा हूं तो एक एक वर्ड पर। क्या लिखा है, सर्टिफाइड कॉपीज। तो आपको सर्टिफाइड कॉपीज का मीनिंग पता होना चाहिए, हिंदी में कहते हैं प्रमाणित प्रतियां। प्रमाणित प्रतियां क्या होंगी, कैसे दी जाएंगी, कौन से प्रोविजंस में लिखी हैं, ये सब आपको पता होना चाहिए। मैं धीरे धीरे इन पर आऊंगा। सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर प्रोविजंस हियर इन आफ्टर कंटेन्ड, अर्थात हिंदी में बात करें तो 31 मिनट पश्चात अंतर्विष्ट उपबंधों के अधीन दी हुई प्रमाणित प्रतियां सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगी, द्वितीयक साक्ष्य कहलाएंगी। अब यहां पर देखिए
कि इन्होंने बोला है कि हेयर इन आफ्टर कंटेंट, इसका मतलब कि सेक्शन 58 से आगे आगे बीएसए में कुछ सेक्शंस लिखी हैं जहां पर सर्टिफाइड कॉपीज दी जाने की बात कही गई होगी। तो उन सेक्शंस में जब जब कोई प्रमाणित प्रति दी जाएगी तो ऐसी सारी प्रमाणित प्रतियों को द्वितीयक साक्ष्य कहा जाएगा, और ये क्लॉज 1 है। और इसी सीक्वेंस में आपको ये याद करनी चाहिए जिस सीक्वेंस में लिखी है, क्योंकि अगर एग्जामिनर को क्वेश्चन टफ बनाना है तो ये तो सबको पता होता है कि ये 5 बातें हैं या 8 बातें हैं जो एक सेकेंडरी एविडेंस या द्वितीयक साक्ष्य के कॉन्सेप्ट के लिए चाहिए। बट कई बार सीक्वेंस ऊपर नीचे हो सकता है, बच्चों को याद ना हो, तो एग्जामिनर अगर चाहेगा कि क्वेश्चन को टफ बनाना है तो सीक्वेंस भी पूछ सकता है कि क्लॉज कौन सी में दी गई है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि हेयर इन आफ्टर कंटेंट जो प्रोविजंस हैं भारतीय साक्ष्य अधिनियम में वो हैं कौन कौन से। तो देखिए, इंडियन एविडेंस एक्ट की अगर बात करें 1872 वाले की, तो सेक्शन 76, 77 एंड 78 ये 3 सेक्शंस हैं जहां पर आपको सर्टिफाइड कॉपीज के बारे में प्रावधान मिलेंगे। अब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम की बात करें तो यही सेक्शन अभी भी 3 है, बट नंबर 75, 76 एंड 77 है, एक नंबर घट गया है। पहले 76 से शुरू होकर 78, अब 75 से शुरू होकर 77। तो इन तीनों प्रोविजंस को पढ़े बिना ये क्लॉज 1 ऑफ सेक्शन 57 पूरा नहीं होगा। तो हम इनको भी धीरे धीरे पढ़ेंगे और एक अलग से वीडियो बनाऊंगा सर्टिफाइड कॉपीज के ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन अलग से भी आ सकता है कि सर्टिफाइड कॉपीज क्या होती हैं, कौन दे सकता है, कब दी जा सकती है, किस डॉक्यूमेंट की दी जा सकती है। बहुत सारे क्वेश्चंस यहां से बनेंगे। तो पहली क्लॉज आप लोग समझ गए होंगे कि सर्टिफाइड कॉपीज गिवन अंडर द प्रोविजंस अंडर सेक्शन 76, 77 एंड 78 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 करस्पॉन्डिंग टू 75, 76 एंड 77 ऑफ भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अब देखते हैं क्लॉज 2 क्या कहती है। क्लॉज 2 पे थोड़ा सा कंसेंट्रेट करना, यहां पर 2 पार्ट दिए गए हैं और कहा गया कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल, कॉपीज मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। देखिए अगेन मेड वर्ड यूज हुआ है, एग्जीक्यूट, मेड, कंटेंट, एग्जिस्टेंस, एग्जीक्यूशन, इन सब पे आपका कंसंट्रेशन रहना चाहिए। The copies made from the original by mechanical processes which in themselves ensure the accuracy of the copy। ये पहला पार्ट है, हिंदी में भी बताऊंगा दोस्तों। And copies compared with such copies, हिंदी में भी देख लेते हैं, एक्सप्लेन भी करूंगा आपको आसान शब्दों में। ऐसी यांत्रिक प्रक्रियाओं द्वारा जो प्रक्रियाएं स्वयं में प्रति की शुद्धता सुनिश्चित करती हैं, मूल से बनाई गई प्रतियां या फिर ऐसी प्रतियों से तुलना की गई प्रतियां सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य कहलाएंगी। यहां पर समझने वाली क्या क्या बातें होंगी। पहली बात तो ये कॉपी है, पहली बात तो ये कॉपी है। और पहले पार्ट में ये जो कॉपी बनाई गई, ये बनाई किससे गई? ओरिजिनल से बनाई गई। ओरिजिनल का मतलब द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। तो वो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस कहला सकती है, लेकिन कंडीशन कैसे बनाई गई थी, बनाने का तरीका क्या था, तो बनाने के लिए क्या उपयोग में लाया गया? द मैकेनिकल प्रोसेसेस। कोई भी एक मैकेनिकल प्रोसेस था जहां पर कोई मशीन थी, उस मशीन का प्रयोग किया गया। बट मशीन कैसी थी? अगली कंडीशन, मशीन बहुत सारी हो सकती हैं। आज की डेट में इतनी एडवांस मशीन है कि आपको एक्यूरेट चीजें दे देंगी, लेकिन पुराने जमाने में इतनी एडवांस मशीन नहीं थी, वहां गलती के चांसेस थे। तो इसलिए लॉ मेकर्स ने क्या लिखा था कि कॉपी तो बनाई गई, ओरिजिनल से बनाई गई, मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई, बट वो मैकेनिकल प्रोसेस ऐसा था विच इन दिमसेल्फ एंश्योर द एक्यूरेसी ऑफ द कॉपी। वो मशीन अपने आप में ऐसी थी कि वहां पर एक्यूरेसी मेंटेन होती थी उस मशीन से। आप उस पर विश्वास कर सकते थे कि यहां से जब मैं कॉपी तैयार करके निकालूंगा तो जैसी कंटेंट ओरिजिनल में लिखे वैसे ही कंटेंट कॉपी में निकल कर आएंगे। अगर ऐसा प्रोसेस था, मैकेनिकल प्रोसेस था, उससे कॉपी बनाई गई, ओरिजिनल से बनाई गई, तो वो कॉपी सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य कहलाएगी। अब इसी में दूसरा पार्ट लिखा है,
एंड कॉपीज कंपेयर्ड विद सच कॉपीज। यहां जो वर्ड यूज हुआ ये सच कॉपीज, ये इन कॉपीज के लिए यूज हुआ है। सच कॉपीज ऐसी कॉपीज से तुलना करके अगर कॉपी बनाई गई है तो वो जो तुलना करके कॉपी बनाई गई उनको भी द्वितीयक साक्ष्य कहा जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखिए कि ये आपके पास एक ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है, ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, इस डॉक्यूमेंट को आपने फोटोकॉपी मशीन में रखा, फोटोकॉपी मशीन में रखने के बाद एक कॉपी आपको निकल कर आ गई। तो ये जो कॉपी है ये कैसी कॉपी कहलाएगी? ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। और ये सेकेंडरी एविडेंस किससे बनी? ओरिजिनल से बनी। अब क्वेश्चन ये आता है कि मान लो इस कॉपी से फिर एक फोटोकॉपी कर ली मैंने, तो अब मुझे बताइए आप कमेंट करके कि क्या ये फोटोकॉपी अब सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी? नहीं कहलाएगी, क्योंकि उन्होंने कहा है कि मैकेनिकल प्रोसेस से जो फोटोकॉपी की गई या कोई और तरीके से प्रिंट निकाला गया कहीं से, तो वो तभी ओरिजिनल होगा, तभी सेकेंडरी होगा जब ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई होगी। लेकिन यहां तो फोटोकॉपी से फोटोकॉपी की गई है, तो ऐसी सिचुएशन में जब फोटोकॉपी से फोटोकॉपी की जाएगी तो वो सेकेंडरी एविडेंस नहीं होगी। लेकिन इसी कॉपी को जो फोटोकॉपी से फोटोकॉपी की गई है, इसको पहली वाली कॉपी से अगर कंपेयर कर लिया गया है, तुलना कर ली गई है इसकी, देन ये फोटोकॉपी अगेन सेकेंडरी एविडेंस बन जाएगी। तुलना का क्या मतलब होता है कि दोस्तों देखो, मैं जब छोटा था तो मुझे कहीं जरूरत पड़ी कि अटेस्टेड कॉपी मांगा करते थे पहले गजेटेड ऑफिसर से। तो मैं अपने स्कूल के प्रिंसिपल साहब के पास गया कि सर आप ये फोटोकॉपी मेरी अटेस्ट कर दीजिए। तो उन्होंने कहा मुझे कि इनको कंपेयर करा के लाओ। उस पर लिखा उन्होंने टीचर का नाम मार्क कर दिए एक टीचर को कि कंपेयर इट। अब मुझे जब तो कुछ समझ आया नहीं कि कंपेयर क्यों कराया जा रहा है, लेकिन अब जब भारतीय साक्ष्य अधिनियम पढ़ा तब समझ में आया। कंपेयर का मतलब ये था कि उन टीचर साहब ने, जब मैं उनके पास पहुंचा जिनको आदेश दिया गया था कि आप कंपेयर करें, तो उन्होंने ओरिजिनल से मैच करके इधर टिक किया, कॉपी पे इधर से देखकर इधर टिक किया, जो मेन कंटेंट थे सबको टिक करने के बाद नीचे उस पर अपने सिग्नेचर कर दिए और लिख दिया कंपेयर्ड बाय और अपने सिग्नेचर कर दिए। देन फिर वो कॉपी लेकर गया मैं प्रिंसिपल साहब के पास, तो प्रिंसिपल साहब ने अपनी मोहर लगा के उस पर अटेस्टेड लिख दिया। तो अब ये कॉपी ट्रू कॉपी हो गई और ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। इसका मतलब कि अगर कोई एक कॉपी थी, हालांकि वहां पे उन्होंने ओरिजिनल से कंपेयर किया था, उसको भी मैं अभी आऊंगा आगे, बट कॉपी से भी कंपेयर किया जा सकता है, लेकिन आपको प्रूव करना पड़ेगा कि वो कॉपी जिस कॉपी से इस कॉपी को कंपेयर किया गया वो पहले वाली कॉपी ओरिजिनल से बनाई गई थी, मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई थी। और ये मैकेनिकल प्रोसेस ऐसा था जो अपने आप में ही इंश्योर करता है कि मैं एक्यूरेट कॉपी बनाकर दूंगा। तो ऐसे मामले में ये दूसरा पार्ट ये कहता है। तो जब भी आप प्रैक्टिकल में देखें, ये तो हुआ कि आप एकेडमिक कैसे आंसर देंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिकल में देखेंगे कि बहुत सारी फोटोकॉपीज कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाई जाती हैं, तो अब आपकी ड्यूटी ये बनती है कि जब उनको प्रूव कराने की बात आएगी विटनेस से, तो आपको ऑब्जेक्शन करना है। किस बात पर ऑब्जेक्शन करना है? ऑब्जेक्शन इस बात पर करना है कि ये सेकेंडरी कॉपी नहीं है, द्वितीयक साक्ष्य नहीं है। क्यों नहीं है? अब जज साहब या जो आपके अपोजिट काउंसिल होंगे वो आपसे पूछेंगे जी आप ये ऑब्जेक्शन क्यों कर रहे हैं, तो आपको बताना है कि देखिए आप दो बातों में से कोई एक बात प्रूव कर दीजिए कि तो मैं मान लूंगा कि ये सेकेंडरी एविडेंस है। क्या आपने प्रूव किया है कि ये जो कॉपी आपने कोर्ट के रिकॉर्ड पर लगाई ये ओरिजिनल से ही हुई थी? क्या प्रूफ है इस बात का कोर्ट के सामने कि ये ओरिजिनल से ही बनी थी? या फिर आप ये प्रूव कर दीजिए कि जो ओरिजिनल से कॉपी बनी थी उससे कंपेयर करके, उससे तुलना करके आपने ये कॉपी बनाई है। दिखाइए कहां इस पे किसी ने लिखा है कंपेयर्ड और कहीं कोई साइन किए हो, कोई विटनेस हो ये कहे कि यस आई कंपेयर्ड दिस कॉपी विद द कॉपी व्हिच वर मेड फ्रॉम द ओरिजिनल। तो आपको जो दूसरी पार्टी है
जो कोई ये डॉक्यूमेंट को पेश करना चाहती है, प्रोड्यूस करना चाहती है एज एन एविडेंस, तो उसकी ड्यूटी बनती है कि अगर ये फोटोकॉपी डॉक्यूमेंट है तो वो ऐसे व्यक्ति को भी गवाह बनाए जो ये कहता हो कि यस मैंने देखा था कि ये कॉपी ओरिजिनल से फोटोकॉपी की गई थी, या फोटोकॉपियर बोले कि यस ये सज्जन मेरे पास आए थे, मैंने ओरिजिनल से फोटोकॉपी बनाई थी और ये वही कॉपी है। तो इस तरीके से प्रैक्टिस में आपको इसे एप्लीकेबल करना होगा। तो क्लॉज 2 के दो पार्ट अब आपको समझ आ गए होंगे। अब बात करते हैं क्लॉज 3। और क्लॉज 3 में जो कॉपी मुझे मेरे प्रिंसिपल साहब ने अटेस्ट करके या कंपेयर करके दी थी, वो यहां पर एग्जैक्ट आती है क्लॉज 3 में। देखिए क्लॉज 3 में क्या लिखा गया, कॉपीज मेड फ्रॉम और कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। दो बातें हैं यहां पर, दो क्लॉज हैं। क्या लिखा, कॉपीज मेड फ्रॉम ओरिजिनल और कॉपीज कंपेयर्ड विद ओरिजिनल। ऐसी प्रतियां जो मूल से बनाई गई या मूल से तुलना की गई, वो दोनों टाइप की जो प्रतियां होंगी ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी। अब भैया देखिए वहां पर भी ओरिजिनल से बनाई गई थी कॉपी क्लॉज 2 में, यहां पर भी ओरिजिनल से बनाई गई है कॉपी, तो दोनों क्लॉज में डिफरेंस क्या है? तो दोनों क्लॉज का डिफरेंस है कि जो क्लॉज 2 में ओरिजिनल से कॉपी बनाई गई थी वो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई गई थी, और वो प्रोसेस ऐसा था कि जो प्रोसेस अपने आप में इंश्योर करता था कि यस ये एक्यूरेसी है। वो प्रोसेस ऐसा था जो एक्यूरेसी को इंश्योर करता था। तो अब क्लॉज 3 में दो बातें आपको याद रखनी पड़ेंगी। एक तो कॉपी मान लो मैकेनिकल प्रोसेस से बनाई ही नहीं गई। कैसे बनाई गई है? मान लो कभी कभी आपने देखा हो कि टाइपराइटर बैठे होते हैं, बहुत सारी जगह जनरली कोर्ट के बाहर बैठे होते हैं, और जो पुराने टाइम पे ऐसे ऐसे करके कुछ टाइपराइटर होते थे, उनको एक ओरिजिनल कॉपी दे दी और उनको कहा गया कि आप इन्हें देख देख कर इधर एक कॉपी बना दो। तो अब उन्होंने इधर से देखा और यहां पर टाइप करके एक कॉपी बना दी। तो अब ये जो कॉपी तैयार हुई है ये मैकेनिकल प्रोसेस से हुई है, लेकिन ये मैकेनिकल प्रोसेस ऐसा नहीं है जो अपने आप में इंश्योर करता हो एक्यूरेसी। अगर एक्यूरेसी इंश्योर करता होगा तो क्लॉज 2 में आ जाएगी, लेकिन या तो मैकेनिकल प्रोसेस ऐसा था कि जो एक्यूरेसी इंश्योर नहीं करता वो भी यहां आएगा, या फिर कॉपी जब बनाई गई तो मैकेनिकल प्रोसेस था ही नहीं, सीधे इधर से देखा हाथ से लिखा, इधर से देखा हाथ से लिखा, यहां कोई मैकेनिकल प्रोसेस नहीं है। बट जब ये हाथ से लिखा हुआ कॉपी है तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो देख देख कर लिखा था हमने यहां से यहां, तो वो ओरिजिनल से देखकर बनाई थी ये वाली कॉपी। तो इसको कहेंगे कॉपी मेड फ्रॉम ओरिजिनल। तो दोनों मामलों में जहां पर मैकेनिकल प्रोसेस है बट ऐसा नहीं है कि जिसकी एक्यूरेसी को इंश्योर किया जा सके, वो भी क्लॉज 3 में आएगा, और मैकेनिकल प्रोसेस है ही नहीं, मैन मेड कॉपी है, तो वो भी क्लॉज 3 में आएगा। तो क्लॉज 3 एंड क्लॉज 2 का डिफरेंस आप लोगों को समझ आ गया होगा। तो जब ऐसे करके कॉपी इधर से देख के इधर बना दी गई तो वो क्लॉज 3 के अकॉर्डिंग सेकेंडरी एविडेंस होगी, बट ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो मैंने यहां पर देख के लिखा है सब कुछ ये ओरिजिनल से ही देखा था। अगर मान लो कि इस कॉपी को देखकर भी कि कोई पर्सन एक कॉपी बना के ले आता है, तो क्या अगली कॉपी जो कॉपी से देखकर कॉपी बनाई गई थी, क्या वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी? या फिर ये जो हाथ से लिखी गई कॉपी थी इससे फोटो कॉपी करके ले आया, जहां पर मैकेनिकल प्रोसेस है और वो एक्यूरेसी इंश्योर भी करता है, तो क्या वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगी? नहीं कहलाएगी। सेकेंडरी एविडेंस कहलाने के लिए वो जब कॉपी से कॉपी बनाई गई हो तो उस कॉपी को दो ही तरीके से आप सेकेंडरी एविडेंस बना सकते हो। ध्यान देना, एक बार रिपीट कर रहा हूं, अटेंशन इधर आप लोग सब लोगों की, कि कॉपी से बनाई गई कॉपी को अगर सेकेंडरी एविडेंस के क्राइटेरिया में लेकर आना है तो दो ही तरीके। एक तरीका वो कि वो कॉपी, जिस कॉपी को आप सेकेंडरी एविडेंस के क्राइटेरिया में लाना चाहते हैं, जो कॉपी से कॉपी करी गई है,
ऐसे मामले में जिस कॉपी से कॉपी की गई है वो बीच वाली कॉपी, ये प्रूव करिए आप कि ये ओरिजिनल से बनी थी प्लस मैकेनिकल प्रोसेस से बनी थी, और ऐसा प्रोसेस जो अपने आप में इंश्योर करता है एक्यूरेसी, और प्लस साथ में उसको आप फिर कंपेयर कर दीजिए दोनों को, इस कॉपी से और इसको, तब आप उसे सेकेंडरी एविडेंस के क्राइटेरिया में ला सकते हैं। अगर कॉपी से कंपेयर नहीं कर पा रहे हैं तो फिर आप जो तीसरी कॉपी है उसको सीधे ओरिजिनल से कंपेयर कर दीजिए, मूल प्रति से कंपेयर कर दीजिए, तब भी यहां से वो सेकेंडरी एविडेंस द्वितीयक साक्ष्य की क्राइटेरिया में आ जाएगी। अब उम्मीद करता हूं कि आपको यहां समझ आ गया होगा कि क्लॉज 3 क्या कहता है। अब बात करते हैं क्लॉज 4, सेक्शन 58 BS। यहां जो क्लॉज 4 है ये कहीं ना कहीं सेक्शन 57 में लिखी क्लॉज 2 से कनेक्टेड है। क्लॉज 2 में क्या लिखा गया था कि अगर कोई डॉक्यूमेंट एग्जीक्यूट किया गया है काउंटर पार्ट्स में, हिंदी है प्रतिलेख, काउंटर पार्ट की हिंदी है प्रतिलेख में अगर किसी दस्तावेज को तैयार किया गया था, तो प्रतिलेख क्या होता है कि एक पार्टी ने एक डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपने नीचे साइन कर दिए, दूसरी पार्टी ने दूसरा डॉक्यूमेंट तैयार किया और अपने साइन कर दिए, और दोनों पार्टीज ने एक दूसरे के डॉक्यूमेंट को एक्सचेंज कर लिया। तो ऐसे मामले में जो वहां पर 57 का जो पार्ट 2 था वो ये कहता था कि वो जो काउंटर पार्ट बनाया गए हैं, दो काउंटर पार्ट बने हैं, यहां पर दो प्रतिलेख बने हैं, तो उनमें से हर वो प्रतिलेख जो जिस पार्टी ने बनाया उसी पार्टी के अगेंस्ट यूज किया जाना है किसी सूट में या किसी प्रोसीडिंग में, तो वो प्राइमरी एविडेंस कहलाएगा, उसी के अगेंस्ट यूज किया जाना। लेकिन ऐसी पार्टी के अगेंस्ट यूज किया जाना है जिसने उसको एग्जीक्यूट नहीं किया है, जिसने एग्जीक्यूट नहीं किया है, अगर उसके अगेंस्ट, उसके विरुद्ध इस डॉक्यूमेंट को प्रयोग किया जाना है तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस कहलाएगा। तो आपको याद क्या रखना है, किसके अगेंस्ट यूज किया जा रहा है, किसके विरुद्ध यूज किया जा रहा है, वो काउंटर पार्ट प्रतिलेख। अब आपको चेक करना है कि जिसके अगेंस्ट हम इसे यूज करना चाहते हैं क्या उसने ये काउंटर पार्ट एग्जीक्यूट किया था, बनाया था। अगर जवाब आता है हाँ बनाया था तो प्राइमरी एविडेंस, और जवाब आता है नहीं, इस पार्टी जिसके अगेंस्ट हमने यूज करना उसने नहीं बनाया था, तो फिर ये सेकेंडरी एविडेंस। नहीं बनाया था वाले में दो बातें हो सकती हैं कि मान लो एक काउंटर पार्ट है जो ए ने बनाया है, एक ये डॉक्यूमेंट है और इस पर केवल और केवल ए के साइन है, ये दूसरा डॉक्यूमेंट है, ये दूसरी पार्टी है, इस पर केवल और केवल बी के साइन है। अब मुझे ये डॉक्यूमेंट जो पहला काउंटर पार्ट है ये यूज करना है ए के अगेंस्ट, तो ये प्राइमरी एविडेंस है। लेकिन मुझे ये सी के अगेंस्ट यूज करना है या फिर मुझे ये बी के अगेंस्ट यूज करना है। जब आपको जिस व्यक्ति के अगेंस्ट आप यूज कर रहे हैं तब आप चेक करिए कि क्या ये काउंटर पार्ट उसने एग्जीक्यूट किया है। मान लो ये सी है, दूसरी पार्टी है, ना ए है ना बी है, बट ये डॉक्यूमेंट मुझे इसके खिलाफ यूज करना है, तो भी ये सेकेंडरी एविडेंस, और बी वाला डॉक्यूमेंट भी इसके खिलाफ यूज करना है तब भी ये सेकेंडरी एविडेंस, और ए वाला डॉक्यूमेंट जब मुझे इसके खिलाफ यूज करना है तो भी ये सेकेंडरी एविडेंस। हाँ, यही वाला डॉक्यूमेंट जब इसके खिलाफ यूज करना है, इसके विरुद्ध यूज करना है, तभी ये प्राइमरी एविडेंस होगा। तो कहीं ना कहीं क्लॉज 4 ऑफ 58 BSA एंड क्लॉज 2 ऑफ 57 BSA आपस में कनेक्टेड हैं। आप इन दोनों का कनेक्शन याद रखिएगा। दस्तावेजों के प्रतिलेख उन पक्षकारों के विरुद्ध जिन्होंने उन्हें निष्पादित नहीं किया है उनके खिलाफ सेकेंडरी एविडेंस होंगे, और जिन्होंने निष्पादित किया है उनके अगेंस्ट प्राइमरी एविडेंस होंगे। अब बात करते हैं क्लॉज 5, और देखिए क्लॉज 5 जो है वो एक अपवाद है। इससे भी पहले मैं बताऊं तो सेक्शन 54 आप लोगों ने पढ़ी होगी, मैंने पढ़ाई थी, जो सेक्शन 59 इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 की करस्पॉन्डिंग सेक्शन है। तो इस सेक्शन में एक अपवाद लिखा हुआ था, और उस अपवाद का भी अपवाद, उस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है क्लॉज 5 ऑफ
58। यानी एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन अगर हो तो लौटकर मेन बात में आ जाती है बात। जैसे कि क्या लिखा था 59 और 54 में, ऑल फैक्ट्स except the content of the documents may be proved by oral evidence। इट मीन्स ये सेक्शन कहती है कि सारे के सारे फैक्ट्स आप ओरल एविडेंस से प्रूव कर सकते हो, बट इसका एक अपवाद है कि अगर फैक्ट वो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैं, किसी दस्तावेजों की अंतर्वस्तु है, तो फिर उसको आप छोड़ दीजिए, ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते। इट मीन्स सेक्शन 54 का एक एक्सेप्शन है कि डॉक्यूमेंट के कंटेंट, जब डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करना होगा तो फिर ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं कर सकते, ये एक एक्सेप्शन है। बट क्लॉज 5 ये इस एक्सेप्शन का भी एक्सेप्शन है। इट मींस लौट के कहीं यहीं आ गया सेक्शन 54। तो कह सकते हैं कि क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 58 इज सेक्शन 54। और 54 क्या कहती है कि सारे फैक्ट्स को ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। इट मींस जो यहां एक्सेप्शन था कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं किया जा सकता, इसका एक्सेप्शन है ये। इट मींस कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट को भी ओरल एविडेंस से प्रूव किया जा सकता है। थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आप थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे तो समझ आ जाएगा। तो क्लॉज 5 की लैंग्वेज देखिए क्या कहती है, किसी दस्तावेज की अंतर्वस्तु का मौखिक वृत्तांत उस व्यक्ति के द्वारा जिसने स्वयं ऐसे दस्तावेज को देखा है तो वो द्वितीयक साक्ष्य कहलाएगा। ओरल अकाउंट मींस ओरल एविडेंस, ओरल अकाउंट ऑफ द कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट गिवन बाय सम पर्सन हु हैज हिमसेल्फ सीन इट। तो जो सेक्शन 54 में कहा गया था कि जो कंटेंट्स ऑफ डॉक्यूमेंट हैं वो ओरल एविडेंस से प्रूव नहीं किए जा सकते, उसका ये एक्सेप्शन है। कह रहा है कि यस, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट ओरल एविडेंस, ओरल अकाउंट से प्रूव किए जा सकते हैं, बट ओरल अकाउंट किसका हो ये इंपॉर्टेंट है। तो ओरल अकाउंट ऐसे व्यक्ति का जिस व्यक्ति ने उस डॉक्यूमेंट को स्वयं देखा हो, स्वयं खुद उसने ऐसे व्यक्ति को, ऐसे डॉक्यूमेंट को देखा हो। भैया ये देखा हो बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। इस देखा हो का क्या मतलब है? इस देखने का मतलब क्या पढ़ना है, रीडिंग है। तो देखिए, जब आपने डॉक्यूमेंट की डेफिनेशन पढ़ी थी तो उस डॉक्यूमेंट में दो वर्ड्स यूज हुए थे और वहां लिखा था एनी मैटर, एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। क्या लिखा हुआ था? एक्सप्रेस्ड और डिस्क्राइब्ड। तो जो एक्सप्रेस्ड वर्ड लिखा है ये लिखा है रीड के लिए, और जो डिस्क्राइब वर्ड लिखा है ये लिखा है सीन के लिए। इस सीन में दोनों बातें शामिल है, सीन भी है और रीड भी है। लेजिस्लेचर ने बड़ा सोच समझकर सीन वर्ड को यहां पर यूज किया है, देखने को यूज किया है। लेकिन देखना, कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट, दस्तावेज की जो अंतर वस्तु है उसको देखा हो जिस व्यक्ति ने, वो अपना ओरल स्टेटमेंट दे रहा है। मान लीजिए ये व्यक्ति, जिस व्यक्ति ने देखा है उस डॉक्यूमेंट को, ये अनपढ़ व्यक्ति है, इलिटरेट है। तो क्या वो इलिटरेट व्यक्ति ऐसे डॉक्यूमेंट के कंटेंट के बारे में कुछ बता सकता है कि उसके अंदर क्या लिखा था? नहीं बता सकता। लेकिन हां, देखिए कि अगर कोई मर्डर हो रहा है, एक सीसीटीवी फुटेज, वो भी तो डॉक्यूमेंट है भैया, वो भी तो डॉक्यूमेंट का कंटेंट है। लेकिन किसी अनपढ़ व्यक्ति को दिखाया गया वो कंटेंट, उस अनपढ़ व्यक्ति ने वो कंटेंट देखा, तो अब बताइए उस कंटेंट की अंतर्वस्तु के बारे में वो मौखिक साक्ष्य दे सकता है या नहीं दे सकता है? तो यहां रीड नहीं है, अभी भी यहां क्या है? सीन है। उसने देखकर बताया है कंटेंट को, पढ़कर नहीं बताया। लेकिन जब डॉक्यूमेंट ऐसा है कि जिसकी अंतर्वस्तु को पढ़कर ही बताया जा सकता है कि उसमें क्या लिखा हो, तब इस सीन में रीड भी शामिल है, पढ़ा जाना भी शामिल है। जैसे कार्टून है, कार्टून को
कभी भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल देखकर ही बताया जा सकता है, उसको डिस्क्राइब किया जा सकता है केवल देखकर कि इसका मतलब क्या है। लेकिन हाँ, जब उसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा गया है, उसका कुछ मीनिंग है, कोई लैंग्वेज लिखी गई है, तो वहां फिर रीड करके ही उसको एक्सप्रेस किया जा सकता है कि उसके अंदर क्या लिखा है। तो इस सीन में दोनों बातें शामिल हैं, पढ़ना भी है और देखना भी है। डिपेंड करेगा कि वो डॉक्यूमेंट का कंटेंट कैसा है। दूसरी बात, यहां पर केवल कंटेंट की बात हो रही है, लेकिन डॉक्यूमेंट के ऊपर जो एग्जीक्यूट करते हैं लोग, अपने सिग्नेचर करते हैं। मान लो कि एक रेंट एग्रीमेंट बना दो पार्टीज के बीच में, उस रेंट एग्रीमेंट पर दोनों पार्टीज ने अपने अपने साइन किए और नीचे एक गवाह का नाम लिखा। उस गवाह को कुछ नहीं पता है कि वो इसके अंदर क्या लिखा है, क्योंकि वो इलिटरेट है, अशिक्षित व्यक्ति है। तो फिर भी उस व्यक्ति को देखो साइन करने भी नहीं आते अपने जो गवाह है, बट फिर भी उस व्यक्ति ने अपना थंब इंप्रेशन अंगूठा उस रेंट एग्रीमेंट पर लगाया गवाह के तौर पे। अब इस डॉक्यूमेंट का अटेस्टेशन हुआ है। एक वर्ड और होता है डॉक्यूमेंट के साथ में, एक वर्ड होता है एग्जीक्यूशन। जो पार्टी साइन कर रही हैं वो एग्जीक्यूशन, एक होता है अटेस्टेशन। जो गवाह साइन कर रहा है वो अटेस्टेशन कहलाता है। तो जो अटेस्टेशन है वो अनपढ़ आदमी भी प्रूव कर सकता है, और वो इस बात के लिए होता है, वो व्यक्ति बताता है कि यस, जिन दो लोगों ने मेरे सामने साइन किए मैं उनको जानता हूं, और इन्होंने ही इस डॉक्यूमेंट पर साइन किए थे जिस डॉक्यूमेंट पर मैंने अंगूठा लगाया है अपना। तो यहां पर यह व्यक्ति ओरल अकाउंट दे रहा है। तो ये सीन के लिए पढ़ा होना जरूरी नहीं है, रीड जरूरी नहीं है कि केवल रीड है, ये भी जरूरी नहीं है कि केवल सीन है। तो यहां पर दोनों बातें हैं, लेकिन रीड करने के लिए देखना जरूरी है। यानी सीन एक बड़ा सर्कल है और रीड इसके अंदर एक छोटा सर्कल है। इसका मतलब रीड करने के लिए देखा जाना जरूरी है, इसलिए उन्होंने बड़े सर्कल को यूज कर दिया जिसमें ऑलरेडी रीड इंक्लूड हो गया है। तो इस तरीके से रीड और सीन का कंफ्यूजन आप लोगों को समझ आ गया है। तो दोस्तों ये वो सारी क्लॉजेस हैं जो पहले से ही इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 में लिखी हुई थी, और जो ये कहती थी कि ये सेकेंडरी एविडेंस कहलाएंगी। लेकिन सेकेंडरी एविडेंस का चैप्टर अभी बहुत लंबा है। अब यहां से आगे 3 क्लॉज ऐड की गई। वो क्लॉज हैं क्या क्या, क्यों ऐड की गई, क्या ऐसी प्रॉब्लम आ रही थी कि जिनकी वजह से वो ऐड करी गई हैं, और इन सेक्शंस का जो आगे क्लॉजेस ऐड की गई, इनका दूसरी सेक्शंस के साथ में क्या कनेक्शन है। ये क्वेश्चन इसलिए आता है कि क्वेश्चन उठता था कि ये जो डेफिनेशन दी गई है, क्या ये डेफिनेशन एग्जॉस्टिव है क्या, या फिर ये इंक्लूसिव डेफिनेशन है। तो जो वर्ड्स लिखे थे मीन्स एंड इंक्लूड्स, उसको देखकर लगता था ये एग्जॉस्टिव डेफिनेशन। बट बहुत सारी जगह पर दूसरे प्रोविजंस में, सेक्शन 63 एविडेंस एक्ट से अलग दूसरे प्रोविजंस में कुछ ऐसी बातें भी लिखी थी जो सेकेंडरी एविडेंस थी, बट वो सेकेंडरी एविडेंस की सेक्शन जो डेफिनेशन देती है उसमें इंक्लूड नहीं थी। तो बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने ये कहा था कि ये जो डेफिनेशन है ये इंक्लूसिव है, बेशक यहां पर मीन्स लिखा है चाहे। तो अभी क्या किया लेजिस्लेचर ने, उन सभी बातों को जो डिस्प्यूटेड थी, जो दूसरे प्रोविजंस में लिखी थी, उनको उठाकर यहां भी लिख दिया है और कह दिया है कि ये सेकेंडरी एविडेंस होंगी। तो वो 3 प्रोविजंस, वो 3 क्लॉज जो न्यूली एडेड हैं, वो भैया अगली वीडियो में बताऊंगा, अदरवाइज ये वाली वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। और कल हम इन 3 नए मैटर्स पर बात करेंगे, क्योंकि ये 3 मैटर्स ही अपने आप में बहुत कुछ कहेंगे और ये भी काफी लंबी वीडियो बन जाएगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जो पुराना मटेरियल था सेकेंडरी एविडेंस के ऊपर, वो आपको अभी समझ में आया होगा। बट ध्यान दीजिए कि मैंने सारा कुछ अभी डिस्कस नहीं किया है, जैसे कि सर्टिफाइड कॉपीज के जो प्रोविजंस हैं 75, 76, 77, वो डिस्कस किया जाना बहुत जरूरी है।
क्योंकि जब आप किसी केस को जीतना चाहेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि डॉक्यूमेंट क्या है, कौन से डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपी दी जा सकती है, कौन से डॉक्यूमेंट की सर्टिफाइड कॉपीज एविडेंस में दी जा सकती है। देखिए सेक्शन 56 में यह कहा गया था कि कंटेंट ऑफ डॉक्यूमेंट में बी प्रूव्ड बाय प्राइमरी और सेकेंडरी एविडेंस। तो सेकेंडरी एविडेंस की जब पहली क्लॉज देखी तो वहां बताया सर्टिफाइड कॉपी इज गिवन अंडर द भारतीय साक्ष्य अधिनियम। अगर मान लो कोई सर्टिफाइड कॉपी ऐसी है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में तो नहीं दी गई, तो क्या भैया यहां पर कवर होगी वो? क्योंकि इन्होंने कहा है सेकेंडरी एविडेंस तो केवल और केवल वो है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम में दी गई हो। तो भैया दूसरी जगह अगर कोई किसी दूसरे लॉ में साक्ष्य सर्टिफाइड कॉपी प्रमाणित प्रति देने की बात हुई है तो क्या वो एविडेंस में दी जा सकती है? क्योंकि वो तो सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में ही नहीं आती। जब सेकेंडरी एविडेंस की कैटेगरी में नहीं आती तो क्या उसको एविडेंस में दिया जा सकता है टू प्रूव द कंटेंट ऑफ एनी डॉक्यूमेंट? इस तरीके की कुछ बातें हैं जो वीडियो थोड़ी बड़ी होगी, तो इसलिए मैं आज की वीडियो को यहीं पर क्लोज करता हूं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको समझ आई होगी, अच्छी लगी होगी। तो वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए। नए आए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही वीडियोस, डिटेल्ड वीडियोस आपको और मिलेंगी। तो नेक्स्ट वीडियो में बचे हुए पार्ट के साथ फिर मिलूंगा। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।